नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक सचिवालय स्थित विश्वकर्मा हॉल में हुई है। बैठक में वन क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, वन्यजीव संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा 70% से ज्यादा भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे राज्य का विकास मैं अगर कहूँ कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। जो समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी। उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा। जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत बनाने के ये निर्देश भी दिए गए। इस दौरान राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं ये बैठक आयोजित की गई। तो मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। साथ ही तमाम जो सचिव थे वो भी मौजूद रहे। तो वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत बनाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक भी ली, क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं? देखिए विशाल, धामी की अध्यक्षता में सचिवालय वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक में जो है मुख्य उद्देश्य जो है प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है और वन्यजीव संरक्षण को और प्रभावी बनाना है। इसके लिए ये बैठक में जो है सरकार की योजनाएं संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहा गया है। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैविक विविधता को बढ़ावा देने और इको टूरिज्म को संतुलित और सतत तरीके से विकसित करने पर जो है केंद्रित ये बैठक रही है। बैठक में वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन को साथ साथ उपयोग में भी चर्चा हुई है और इसमें कहा गया कि वन्य जीव का संरक्षण हो, लोग सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का फोकस आधुनिक तकनीकी, बेहतर वन प्रबंधन और विभिन्न जो विभाग है उनका समन्वय और मानव जीव संघर्ष को घटनाओं को कम करने का है। इसके अलावा स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करने पर भी इस दौरान जोर दिया गया है और लगातार जो निर्देश अधिकारियों को इस बैठक में दिए गए हैं। जी योगेश, क्योंकि 23वीं बैठक की आयोजित की गई और ऐसे में किस तरह के ऐसे निर्णय भी रहे जो उत्तराखंड के लिहाज से काफी खास माने जा रहे हैं? देखिए, अगर मुख्य बातों की हम बात करें तो मुख्य बात जो है मानव वन्यजीव संघर्ष कम करना सरकार की प्राथमिकता है। ये उसमें कहा गया है। वन जो संवेदनशील क्षेत्र है निगरानी उनमें हो, प्रबंधन मजबूत करने की तैयारी हो, जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजीव आवास सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। इको टूरिज्म को पर्यावरण संतुलन के साथ बढ़ावा देने की योजना पर बात हुई है और वन संपदा संरक्षण और संवर्धन पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए अधिकारियों को निर्देशित जो है वो इस दौरान किया गया है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनसुलझे कई मुद्दों को पीएम ने सुलझाया और सख्त प्रावधान भी किए हैं। उनको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम पीएम ने किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सख्त बिल लेकर आएंगे। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। इसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी। आजादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने
उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। देश भर में छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए संदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर कठोर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान संसद के माध्यम से होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने चर्चा और बहस के बजाय सड़क की राजनीति को चुना है। कुंदन परियार ने आरोप लगाया कि विपक्ष को छात्रों की चिंता कम और राजनीतिक लाभ अधिक है, जबकि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देशवासियों से अपील भी की है और आज की जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी जो इसके विरुद्ध एक कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और आगे इस प्रकार से कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार से कानून भी बनाए जाने की आवश्यकता है। और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी संसद चल रही है, ये अच्छा होता विपक्ष अपनी बात, चर्चा वार्ता वहां पर संसद के सत्र में करता, लेकिन विपक्ष को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, उसमें वो राजनीति कर रहा है, इसलिए सड़क पर उतर कर राजनीति कर रहा है। जबकि अभी आवश्यकता उनको ये थी कि सदन चल रहा था, सदन के अंतर्गत बैठ करके चर्चा वार्ता करते, बहस करते और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते। देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने ऑनबिल टीवी से खास बातचीत में राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम राहुल गांधी ने किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है, जिससे नकल माफियाओं पर शिकंजा भी कसा गया है। मंत्री खजान दास जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से बच्चों ने प्रदर्शन किया और उस दौरान ये भी देखा गया कि राहुल गांधी और उनकी तमाम जो टीम थी वो प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए पहुंची, किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहें? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहली बार देश के अंदर ऐसी हरकतें हुई है और एक वो सुलझे हुए नेता है अपनी पार्टी के और लीडर बनाया उनको ओपोजिशन का, तो कुल मिलाकर के ये बातें नहीं होनी चाहिए। किंतु जो उन्होंने किया हो दुखद है, चिंताजनक है। और जिस प्रकार से वहाँ पे व्यवहार उन्होंने किया है प्रधानमंत्री जी के आवास में बाहर जा करके, सड़क पे बैठ करके, और जो भद्दी भद्दी गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, उनकी माँ को भी नहीं बख्शा गया, ये निंदनीय है। और इसके फलस्वरूप दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य है वहां पर विरोध किया गया। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जो हरकतें वहां पर की गई, उसको लेकर के आप सदन के अंदर अपनी बात को कह सकते हैं। और सदन है और नेता प्रतिपक्ष है, आप हर सवाल का जवाब मांग सकते हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगण तत्पर हैं, तैयार हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं सुना उन्होंने, जबकि हम चर्चा कराना चाहते थे, चर्चा उन्होंने नहीं करवाई। और इस प्रकार का जो प्रदर्शन करके एक अपने आप को, मुझे लगता है कि अपने आप में ही उनकी छवि को नुकसान हुआ है। सर, जिस तरह सीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है, क्या मानना है आपका, क्या कहना है कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है अभी हाल फिलहाल में भी लगातार? देखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन करें, अच्छी बात है। विपक्ष की भूमिका को निभाना चाहिए ताकि सरकार अच्छा काम करे, ये होता है। किंतु बिना वजह से बिना बात का पतंगड़ बनाना और फिर उस तरह का अराजकता का माहौल पैदा करना, ये तर्क संगत नहीं है। इसका जवाब हर सवाल का दिया जाएगा। नकल विरोधी आप कानून लाए, लग रहा है कि नकल रुकेगी? देखिए, नकल विरोधी कानून हमारी सरकार ने उत्तराखंड में लाया था और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई है। ऐसे लोग जेल के अंदर भी गए हैं। किंतु जिस तरह से फिर भी ये नकल का जो मामला सामने आया है, दुखदाई है। इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च हो चुकी है, उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नौकरी से भी उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट
में ये डिसीजन होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। उत्तराखंड में कितनी सख्ताई है इस कानून का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सख्त कानून बनाया है। अब इसी कानून के तहत तुरंत जल्दी यानी कि 2 दिन के अंदर जितनी तेजी से कार्रवाई हुई, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री खजानदास जी हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे कि किस तरह के नीट पेपर में बवाल भी हुआ और किस तरह से कार्रवाई की, वो बात बता रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के आयोजन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि संत रविदास भारतीय समाज के महान आध्यात्मिक संत रहे हैं और उनके विचार आज भी समाज को समानता, समरसता और सामाजिक न्याय का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों, संत समाज और सनातन परंपरा के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखती है। इसी क्रम में पार्टी ने देश भर में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय भी लिया है। इस बार देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि संत रविदास जी की जो 650वीं जन्म जयंती है उसको हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और जो उनके द्वारा समाज जीवन में किया गया कार्य था उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी निमित्त आज उत्तराखंड प्रदेश की एक कार्यशाला हमने यहाँ पर आयोजित की है। इस कार्यशाला के माध्यम से जो इसमें अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों की रूपरेखा इसमें रखी जाएगी और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया जाएगा कि इसको निचले स्तर तक इस प्रकार के कार्यक्रम करके और जन जन तक संपर्क करके संत रविदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन संकल्प यात्रा को प्रदेश भर में जनता का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पिछले वर्षों में जनता को केवल ठगने का काम किया है। बच्चों पर, छात्रों पे, छात्राओं पे, लड़कियों पर लाठीचार्ज, उनके कपड़े फाड़ देना, पूरे देश के अंदर जो अराजक माहौल बनाया हुआ है। और परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में हो रही है तो भैया इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा अयोध्या में, इन्होंने भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ा, 223 किलो सोना हड़प कर गए। और अब बद्रीनाथ जहाँ मोक्ष धाम होता है, जहाँ इनको आखिरी में जाकर के मोक्ष की प्रार्थना करनी है, उस मोक्ष धाम बद्रीनाथ में भी इन्होंने जो डाका डाला है, ये तो मुद्दे है असली। सारे मुद्दे यही तो है। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कौन है? नौजवान से बड़ा मुद्दा कौन है? और जिसका ठेका इन्होंने ले रखा था धर्म का, सनातन धर्म, हिंदुत्व, राम, सारा ठेका जो ले रखा था, अब पता लगा कि ये तो असली रावण है, कलयुगी रावण की संतानें हैं। रावण ने त्रेता युग में साधु का भेष धर के भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही सीता माता का हरण कर लिया और इन्होंने कलयुग में जनता रूपी सीता का, भगवान का नाम लेके, सनातन का नाम लेके, हिंदुत्व का नाम लेकर के उसका हरण कर लिया। लेकिन अब पता लग गया कि लक्ष्मण रेखा इन्होंने जिस प्रकार से पार की है उसका अब जनता इनको सजा देने वाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत देहरादून में आयोजित जनसेवा शिविर में हजारों लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार 4 से 23 जुलाई के बीच आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में लगाए गए शिविरों में 44,735 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 560 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 14,500 लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं और जो बेनिफिट्स दिए गए, विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए 14,500 के आसपास लाभार्थियों को ये दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें सुशासन को
द्वार पे या मतलब नागरिकों के घरों तक पहुंचाना है और उन्हें बहुत बिना किसी असुविधा के उन्हें जो लाभ दिए जाने हैं। तो उस क्रम में हमारे जनपद का जो प्रयास है वो फर्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि जो एरिया छूट गए उनमें आने वाले मानसून के बाद में हमें और इंटेंसिफाई करते हुए इसे करवाना है। तो उसमें हम लगातार प्रयास करेंगे कि गुड गवर्नेंस को हम नीचे के स्तर तक ले जा सकें। मानसून के दौरान पहाड़ों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की चुनौती से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में संवेदनशील मार्गों पर पहले से ही मशीनों और मैन पावर की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत कार्य शुरू किया जा सके। विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों में 500 से अधिक जेसीबी, पोकलैंड और अन्य मशीनें तैनात की हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है और सड़कों की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान यदि कहीं भूस्खलन या सड़क बाधित होती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर खोलने का काम भी किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि अधिकतम 24 घंटे के भीतर यातायात बहाल किया जाए। देखिए, मानसून की हम लोग की जो तैयारी रहती है वो हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज़्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। उनका नंबर भी हमारी वेबसाइट पे भी और जो जिला की हर एक जिले की जो आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल रहता है। और हम लोग हमारा एक पोर्टल है जिसमें हम लोग रियल टाइम उसको चेक करते हैं, जहाँ भी बंद होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। और इस साल के लिए हमने ये भी डायरेक्शन दिया है कि अगर कोई भी सड़क 24 घंटे से ज़्यादा जिसमें चांसेस है लग जाए खुलने के लिए तो उसकी सूचना मेरे पास और ईएनसी के पास भी आनी चाहिए। चमोली के पोखरी विकासखंड में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। साथ ही नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह नेगी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में महिला और युवा कार्यकर्ताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बैठक में ब्लॉक स्तर और महिला कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां की घोषणा की गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सतीश डिडोलिया और कुंवर सिंह नेगी को ब्लॉक उपाध्यक्ष और राजवीर कंडारे को मोहन सिंह और चतर सिंह को ब्लॉक सचिव भी बनाया गया है। देखिए, मैंने केवल महिला सेक्टर प्रभारी बुलाए हैं और जिस तरह से कांग्रेस में पहले संगठनों में क्या होता था कि हमारे सेक्टर प्रभारी, न्याय पंचायत प्रभारी, तमाम प्रकार के कार्यकारिणी होती थी। इस समय हमने प्रॉपर एक सेक्टर और न्याय पंचायत प्रभारियों का एक गठन कर रहे हैं जिसमें जिम्मेदारियां दी जा रही। मार्केट सेक्टर की 50% सहभागिता होती है। हम चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें और कांग्रेस को मजबूती के साथ ग्राउंड में वो काम कर पाए, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल को पहली बार एनसीसी अकादमी की सौगात मिली है। लंबे समय से की जा रही मांग और प्रयासों के बाद शासन ने अकादमी की औपचारिकता स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण में कुल 90 करोड़ लागत आएगी, जबकि इसके निर्माण कार्य के पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। अकादमी बनने से युवाओं को एनसीसी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे। मैं आज आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज जो पीसी रखेगी उसमें आप सब लोग आए हैं। आज मेन मकसद था कि हम एनसीसी हम पौड़ी वासियों के लिए एक गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और जल्दी इसमें काम शुरू होने वाला है। इसमें 50 करोड़ से ये बनने वाला है, जिसमें 1 करोड़ रिलीज हो गया है और जल्दी इसका जो है प्राथमिक जो वर्क है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद टेंडर होगा और अन्य कार्य होंगे। जो अभी आपने एनसीसी अकादमी के बारे में पूछा, मैं इसके लिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री और विधायक श्रीमान राजकुमार पौड़ी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पौड़ी को एनसीसी के रूप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है।
यहाँ बच्चे ही शिक्षित होंगे ऐसा एक उद्देश्य नहीं है। इसमें क्षेत्र के लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा होने वाले हैं और पौड़ी फिर अपने एक राष्ट्रीय फलक पर और जो उसकी गरिमा थी वो बनी रहेगी, ऐसा विश्वास है। पुनः क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। हरिद्वार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा के नेतृत्व में जिले भर के स्कूल वाहनों की सघन जांच भी की गई। अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार जो हमारे स्कूल बसेस हैं, जितने भी स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहन हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसी क्रम में अभी एक अभियान चल रहा है जिसमें अभी तक लगभग 75 से ज़्यादा वाहनों के चालान हो गए हैं और लगभग 10 से 12 वाहन इसमें सीज हुए हैं, जिसमें कि डिफरेंट ऑफेंसेस जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का परमिट हो गया, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के इसमें मानक हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर के या व्हीकल कलर का या फिर आपका फर्स्ट एड बॉक्स का, इन सब चीज़ों की जांच चल रही है और जितने भी वाहन इसमें मानकों के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें हम एक डेटा ये भी मेंटेन कर रहे हैं कि किस स्कूल की व्हीकल्स का कितना चालान हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से स्कूल्स को भी नोटिस देंगे। और एक जो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में जो जुवेनाइल होते हैं, जो 16 साल से 18 साल से कम के बच्चे होते हैं जिनको कि DL नहीं मिलता है, वो भी गाड़ियों से स्कूल में आते हैं। तो ऐसे भी हम इसकी भी चेकिंग कर रहे हैं और उसमें हम उन स्कूल्स की भी रैंकिंग करेंगे कि ऐसे कितने स्कूल थे जिनके बच्चे इस तरह से आ रहे हैं, ताकि उनको ये चेतावनी दी जाए कि इस तरह से जो बच्चों का आना है वो अपने स्तर पे भी उसको अलाउ ना करें, और जिससे कि ये जो जुवेनाइल हैं जो गाड़ी चला रहे हैं इसकी संख्या में जो है वो कमी आ पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।